हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप सब वेल एंड हेल्दी होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी फैंटास्टिक चल रही होगी। सो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए है। आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो गाइज बहुत ही जल्द इनकी 6 से 7 सितंबर में होने वाला है। तो अगर मैं इस सेशन की गाइज बात करूँ तो लगभग इसमें 80 प्लस क्वेश्चन हैं, जिसमें हिंदी है प्लस जीके एंड जीएस। इसमें क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश को भी रखा गया है। गाइज, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। सो गाइज, आप लेक्चर को पूरा अटेंड करें और जो भी आपका रिस्पॉन्स है प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो गाइज, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। सो गाइज, अगर आप देखेंगे तो हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, क्या 35 होते हैं या फिर 33 होते हैं, 45 होते हैं, 55 बताइए आंसर क्या है। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर बी इज करेक्ट है। गाइज, हम कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, येलो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक क्या है। यहाँ पर रेखांकित जो है ना वो यस को किया गया है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए, हिमालय से निकलती हैं, आप याद रखिए जो चीज़ें अलगाव होती हैं, गंगा हिमालय से निकल के दूर जाती हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, अपादान कारक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ना अलगाव हो रहा है तो से जो होता है वो अपादान इनके दिखाता है, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनके जैसे और हैं, मतलब दुनिया में वो अकेला नहीं होता है, वो उसके जैसे और होते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तो मजदूरों के जैसे क्या मजदूर और होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं, आंसर ए बिल्कुल आप सही दे पा रहे हैं। अगर आपने मजदूर आंसर दिया कि ए दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, मजदूर ही यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा वो भी होती है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो मजदूर का आप बना के देख लीजिए, मजदूरों हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट है आपके लिए। क्वेश्चन इज हियर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इंद्रजीत। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रजीत। सो क्वेश्चन गाइज है नेक्स्ट आपके लिए, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्ष कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं, मुमुक्ष कहते हैं, फिर ममुक्ष कहते हैं। तो अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। इस शेखर जो है ना एक जीवनी है। इस उपन्यास के जो है ना लेखक कौन है, कि रांगे राघव है, आगे हैं, यशपाल है, भीष्म शाहनी है। बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल आपने सही दिया, आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जी जो है ना वो इस जीवनी के उपन्यासकार हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो वो है आंसर ए, इनकी सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला गाइस आपके लिए है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो वो क्या है, सुमित्रानंद पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। अगर आपने आंसर दिया है ए यानी कि सुमित्रानंदन पंत, तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। सुख और दुख में कौन सा समास है, तो क्या द्वंद्व है, दिगु है, विवाह है, फिर कर्मधारय है। तो इसमें मैं आपको बता दूं आंसर, अगर आपने दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है, इसमें द्वंद्व है। जहाँ पे सुख दुख हो, रात दिन रात हो, है ना, कि धूप छाया हो, तो इसमें ये द्वंद्व समास होते हैं कि एक दूसरे में द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व होता है, द्वंद्व, ठीक है। ए बिल्कुल सही है, आप इसको प्रोनाउंसिएशन भी इसकी आप बिल्कुल सही से करें। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम वह होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज बिल्कुल वैसे ही वैसे बोले जाते हैं जो उन्हें संस्कृत में लिखा जाता है। तो कान्हा बिल्कुल नहीं है, कन्हैया बिल्कुल नहीं, कृष्ण बिल्कुल नहीं है, आंसर डी हो जाएगा आपका कृष्ण। कृष्ण को तत्सम मतलब संस्कृत में भी कृष्ण कहते हैं और एज इट इज इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में भी कृष्ण ही कहते हैं, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी हियर, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, कि जवाहरलाल नेहरू थे या फिर इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो बिल्कुल आंसर अगर आपने दिया है सी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, आंसर सी बिल्कुल सही। मनमोहन सिंह थे जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, आंसर शायद ये हाँ बिल्कुल सही सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन,
निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, स्टैनले बॉल्डविन थे, नेविल चैम्बरलेन थे या फिर विंस्टन चर्चिल थे? अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है आपने। जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे इन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था जो कि 1909। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस बनाई गई समिति का नाम क्या था? वो हंटर कमीशन था। तो आंसर देखिए बी में हंटर कमीशन लिखा हुआ तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट गाइस आपके लिए, क्वेश्चन है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बताइए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेश आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन? अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि जो बंग भंग आंदोलन है ना उसके जस्ट बाद 1905 में स्वदेश आंदोलन आया था। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हुई है, गलत है यहाँ पे। इन्होंने पूछा कि पृथ्वी का जो मतलब पूरी हमारी अर्थ है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पूरी अर्थ पर पानी से ढका हुआ भाग कितना है? क्या 1/4 है, फिर आधा है, 2/3 या फिर 3/5 हिस्सा है? मैं आपको बता दूं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये दो पार्ट बचे हैं ना, ये वाला और ये वाला पार्ट, यानी कि 2 पार्ट, इन 3 में से 2 पार्ट पे तो पानी है और 1 पार्ट पे ह्यूमन लिविंग रहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 2/3, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला आपके लिए है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। आंसर सी अगर आपने दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन्स निर्माण होता है, ठीक है। हार्मोन्स तो ऑलरेडी हमारे शरीर जनरेट करता है, तो यहाँ पर होता है निर्माण होता है, मतलब वो क्रिएट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो है ना वो हमारे शरीर में निर्माण इसका होता है, विटामिन ये रेटिनॉल होता है इसका, रेटिनॉल, ठीक है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो वो भेड़ थी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर ए है तो बिल्कुल सही आपने दिया है। दूध का औसतन पीएच मान कितना होता है? तो पीएच लेवल दूध का कितना होता है? तो वो होता है 6.6, यानी कि 6.6 होता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ संकेत करती है। अगर आपने आंसर दिया है सी तो आपने बिल्कुल सही दिया है गाइस, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर को फास्ट देने की कोशिश करें, ये रिवीजन क्लास है आपकी, कोई डिटेल क्लास नहीं है, तो मैं बहुत ही फास्ट करा रही हूँ, तो आप भी पलक झपकते आंसर देने की कोशिश करें। सो गाइस आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो कौन थे? तो वो थे गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे। जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी कि टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो वो इल्तुतमिश था। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइज है, प्लीज़ मतलब अपना जो है ना स्कोर जरूर कमेंट्स में करें और बहुत ही फास्ट आंसर देने की कोशिश करें। सो गाइज क्योंकि टाइम एग्जाम में नहीं मिलता है, बहुत जल्दी वो दौड़ता है, वहाँ पर टाइम है। तो आप भी यहाँ पर आप पहले से अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टाइम का बहुत इशू नहीं होगा। सो गाइज 23rd नंबर क्वेश्चन है, पर्ण दत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, रुद्रदामन ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, फिर स्कंदगुप्त ने। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं डी तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने पाणिदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। सौराष्ट्र कौन सा था? तो ये उत्तर भारत वाला एरिया था। सो क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली गोशाल। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आजीवक संप्रदाय है वो उसके जो संस्थापक थे वो मखली दास थे। और आजीवक संप्रदाय की मैं बता दूं, वो लोग कहते थे कि मतलब जिंदगी को ना ऐशो आराम से जियो, इतना मतलब एक उनकी कुछ कहावत है कि उधार लेके घी पियो, और यानी कुछ ऐसा करके उनकी है। तो आजीवक संप्रदाय के कहते थे मतलब ज़िंदगी जो है ना छोटी सी है, इसको ऐशो आराम से जियो, कोई काम दाम करने की ज़रूरत नहीं है, उधार लो, आराम से घी पियो, और उसको नहीं चुका पाओ दुनिया में कहीं दूसरी जगह चले जाओ और वहाँ उधार लेके पियो, ठीक है। तो आंसर सी बिल्कुल सही है, मतलब वो बिल्कुल एकदम फ्रैंकली लोग हुआ करते थे, उनकी मतलब ऐसी सोच होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा तो राजस्थान में है, हड़प्पा हाँ पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है। तो आंसर आप क्या दे पाएंगे? तो आंसर आपने बी दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था
एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये हमारे प्यारे जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो 1935 का जो अधिनियम है, ये बिना ब्रेक, यानी कि ब्रेक तो है इसमें लेकिन इंजन नहीं है, यानी कि बिना इंजन की एक कार है जिसमें ब्रेक है। तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा उसमें क्या लिखा था? तो उसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। बिल्कुल सही बात है। देखो 1919 में 1909 में सांप्रदायिक अधिनियम निर्वाचन मंडल हुआ था मुस्लिम और मतलब हिंदुओं में। फिर उसके बाद में 1919 में इसको और विस्तार कर दिया गया। फिर SC ST जो अदर जो है ना मतलब अदर जो है ना कई सारे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल अलग अलग कर दिए गए थे। तो इसमें विस्तार हुआ था। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, लातूर किस प्रांत में स्थित है? तो क्या आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में? अगर आप आंसर दे पा रहे हैं बी तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे लातूर है क्या, किस लिए फेमस है? तो लातूर जो है ना वो एजुकेशन हब है, जो एक एजुकेशन का हब है। वहाँ पर कहते हैं बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी भारतीय पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कि अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पर पंजाब में, फिर उत्तराखंड में? तो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है, आंसर तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो ये हमारा नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है ना, ठीक है, आप ऐसे इसको ड्रॉ करें तो ये जो पीर पंजाल है ना वो इस वाले एरिया में पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई रेंज पड़ती हैं। एक हिमाद्री पड़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रेटर हिमालय, फिर लेजर हिमालय, फिर शिवालिक पड़ती हैं। तो जो पीर पंजाल रेंज जो है ना, पीर पंजाल की मैं अगर बात करूँ तो पीर पंजाल जो है ना ये वाला एरिया पड़ जाता है पीर पंजाल। तो ये जम्मू कश्मीर तक यहाँ तक फैला हुआ है। आप जम्मू जो कश्मीर देखेंगे यहाँ पर है और लद्दाख आपका यहाँ पर है। सो गाइस आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आंसर इसका हो जाएगा बी। अगर आपने आंसर दिया है तो बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट है, अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 नंबर का देखेंगे। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसमें थी? तो बताइए किसमें थी? क्या उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, या फिर छत्तीसगढ़ में? तो अगर आपने आंसर दिया है तो बी आप बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर थी। आपको पता है 2011 में ही हमारा सेंसस हुआ था, इनकी जनगणना हुई थी। उसके बाद में अभी तक तो सेंसस हुआ नहीं है। उम्मीद कराई जा रही है कि 2027 में अब जो है ना सेंसस हमारा कराया जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित, अगर देखेंगे आप हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो अगर आपने आंसर दिया है ए तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। इनकी जो बांस है ना, इनकी बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, क्वेश्चन आपके लिए, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव पड़ता है। इसका देखिए मैं आपको समझाती हूँ क्या है। जो बैंक होते हैं हमारे पास, जो हमारे यहाँ बैंक होते हैं, आप स्ट्रक्चर मान लीजिए बैंक, ठीक है। बैंक में इस नगद कोष अनुपात क्या होता है? नगद मतलब होता है, इसको बोलते हैं CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब इसमें अनुपात का मतलब इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास जो है ना वो लेन देन यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में कमी की गई है। यानी कि वो बैंकों के पास अब जो पैसा है, जो CR है ना, वो ज़्यादा रहेगा। मतलब उसकी जो रेट है, जो हमारी मतलब बैंक जो है ना, ये बैंक जैसे कि क्या होता है कि बैंक जो है, एक लिमिटेड में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए तो। ये है जैसे कि ये हमारी नॉर्मल बैंक मान लीजिए हमारी है, आपकी PNB है। तो PNB को पैसे कौन देता है? तो वो देता है RBI, ठीक है, RBI ने बैंक पैसे दिया। अब RBI जो है ना, जब इसको पैसे देगी तो उससे कुछ इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। अब वो कैश जो CRR है, और इन बैंकों को जो हमारी जैसे PNB है, मैंने बताया इनको कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। वो CRR के फॉर्म में कैश रिजर्व रेशियो अपने पास की, मतलब अगर कल को उनकी बैंक डूबने को आ गई तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो रखा होगा तो इससे वो अपनी भरपाई कर पाएंगे, अपने जो भी जिनको लैंड मतलब पैसा दिया हुआ है उनकी भरपाई कर पाएंगे। तो अगर इसके अनुपात में कमी की गई है, मतलब अगर ये जो बैंक है ना, अगर अपने पास ये कैश को कम रखेंगी, मतलब पहले उनके पास मान लिया 100 करोड़ थे, अब उसमें से उन्हें 20 करोड़ तो रखने पड़ रहे थे CRR के तौर पर, और वो किसी को लैंड पे नहीं दे पा रही थी, ठीक है, और सिर्फ 80 करोड़ ही दे पा रही थी। अब कहाँ है कि इसमें कमी की गई, मतलब अब सिर्फ ये 20, इसमें से सिर्फ 10 करोड़ ही क्या CRR के फॉर्म में रखेंगी। अब 90 करोड़ वो लोन पे दे पाएंगी, ठीक है। अगर 90 करोड़ लोन पे दे पाएंगी तो डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो बैंकों की इनकम ही बढ़ेगी ना। तो बैंकों की देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो आप देखेंगे इसमें बैंकों की आय बढ़ेगी, हाँ डेफिनेटली आय बढ़ेगी। बैंकों के द्वारा प्रतिभूति की मांग, यानी कि जो बैंकों की
सिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जो है ना अब पैसा CRR के फॉर्म में कम रखेंगी और उन्हें जो लोन पे देने के लिए पैसा उनके पास ज़्यादा होगा, तो उनकी जो सिक्योरिटी है ना उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। उसके अलावा उनकी शाखा यानी कि बैंक के जो ना उसकी जो ब्रांचेज हैं उनमें भी प्रसार आएगा, नहीं अधिक धन आएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे ज़्यादा दे पाएंगे और उनको लोन मतलब इंटरेस्ट के तौर पर ज़्यादा पैसा वापस मिल पाएगा। तो इसका जो आंसर जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर डी बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सॉरी गाइस, मैं डिटेल में समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा पेन टैप ठीक से चल नहीं रहा है, वरना मैं आपको डिटेल समझा देती। मुझे उम्मीद है कि तो आपको CRR जो है ना वो समझ आ गया होगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंकों का हर एक बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और इस ये जो है ना कुछ शायद 25% नहीं कुछ परसेंट का होता है, मतलब जितना उनके पास उनकी कैपेसिटी होती है उसका कुछ परसेंट रखना पड़ता है और सभी बैंकों के लिए बराबर होता है। और उस इस CRR में से वो बिल्कुल किसी को इंटरेस्ट वो पैसा जो है ना लोगों को मतलब लैंड पे नहीं दे सकती हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। सो क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 33 नंबर का है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस वृद्धि से है? हिंदू समृद्धि दर, यहाँ पर देखो पता है एक टर्म्स है, फिलहाल ये हिंदू समृद्धि दर क्वेश्चन में आ जाए तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा हिंदू समृद्धि दर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कोई समृद्धि किसी की भी हो, किसी भी देश की समृद्धि, किसी भी देश में अगर समृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है उस देश की GDP ग्रोथ करेगी, उस देश की GDP ग्रोथ करेगी, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसकी वृद्धि आएगी। तो आंसर इसमें उसका जो आंसर इसका हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत के सरपंच जो होते हैं के चुनाव कैसे होते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल आप देखते होंगे गांव वगैरह में जो जनता है ना प्रत्यक्ष रूप से उनको वोट डालने जाती है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच का जो चुनाव है वो जनता द्वारा किया जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, तो क्या सिद्ध कदाचार? देखिए कोई ऐसा कदाचार नहीं उन पर होता, असमर्थता बिल्कुल नहीं। अगर उन्होंने संविधान के अधिकरण का उल्लंघन किया है तो उन्हें हटाया जा सकता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। सो क्वेश्चन गाइस अगला है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह है, सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लायर है या फिर एडम गिलक्रिस्ट है। तो अगर आंसर आपने दिया है ए तो बिल्कुल आप सही दे रहे हैं। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्या 1 दिसंबर है, 25 दिसंबर है या फिर 3 दिसंबर है या फिर 31 दिसंबर? तो बताइए क्या इसका आंसर है। अगर आपने आंसर दिया है, बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर दिया है बी, यानी कि आंसर आपने 25 दिसंबर दिया है, तो बिल्कुल आप सही दे पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आंसर आपने बी बिल्कुल सही दिया होगा। बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन गाइस अगला है 38 नंबर का, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है पादप संरक्षण। बिल्कुल आपने आंसर ए दिया है, बिल्कुल सही दिया है आपने। अगर आपने आंसर दिया है ए यानी कि पादप संरक्षण से, और ये आपको पता है ये वेणुगोपाल करके लोग थे, उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर अगर है कोयम्बटूर, तो बिल्कुल आपने सही दिया है, कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, दुनिया का सबसे छोटा शहर देश कौन सा है? तो क्या नेपाल है या फिर वेटिकन सिटी है? तो वेटिकन सिटी आपने अगर आंसर दिया है तो बिल्कुल आपने सही दिया है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस थायु मानवर थिथम योजना की शुरुआत की गई है? देखिए साउथ इंडिया के शब्द हैं जो कि थोड़ी लेने में मतलब इनके प्रोनाउंसिएशन करने में हम नॉर्थ इंडियन को थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, क्योंकि वो उन लोगों की भाषा होती है, वो लोग अच्छे से इनको प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये योजना है वो कहाँ चलाई गई है? तो ये क्या केरला में चलाई गई है, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में? तो अगर आपका आंसर है इसका बी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो थायु मानवर थिथम योजना है ना वो तमिलनाडु में चलाई गई है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके पास, देखते हैं। हाल ही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात, यानी कि जो हमारा जो निर्यात है ना, आप देख पा रहे हो जो निर्यात है वो निर्यात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रतिशत रूप में बढ़ा हुआ है। तो कितना बढ़ा ये पूछा गया है। तो हमारा जो है ना कितना बढ़ा गया, 24% या 35% या फिर 47%। अगर आपने आंसर दिया है
सी यानी कि 43% तो बिल्कुल 47% तो बिल्कुल सही आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि हमारा जो निर्यात है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआती तिमाही में 47% बढ़ा है। इसका ये बहुत ही मतलब अच्छा संकेत है भारत की इकोनॉमी के लिए, तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है आपके लिए। क्वेश्चन है हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? क्या बहरीन का, इंडोनेशिया का, या फिर दक्षिण कोरिया का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने आंसर गाइज दिया है बी यानी कि आंसर आपका बी है इंडोनेशिया, तो आप बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। मैं आपको बता दूं 17 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। जकार्ता, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। सो गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में जुलाई माह में भारत से यानी कि अपनी इंडिया से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत जो है वो इंक्रीज़ हुआ है? तो कितने प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ है? तो 20% इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है 20%, तो 20% जो है ना वो सी में दिख रहा है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट हियर। हम मतलब हमने भारत ने अमेरिका को निर्यात किया, याद रखना आपने एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट नहीं। सो बी ये भी एक इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइज हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा वियोर ने कौन सा पदक जीता है? तो क्या स्वर्ण, कांस्य, रजत? तो अगर आप आंसर दे पा रहे हैं बी तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है हाल ही में हैवक HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है तमिलनाडु, क्योंकि पहले पर आता है आपका केरला, फिर दूसरे पर आता है कर्नाटका, फिर आता है तमिलनाडु। आंसर यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आ जाएगा तमिलनाडु। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो क्या गीतिका मिश्रा जी, ईशा ईरानी, बरुआ ने, या फिर देविका सिहाग ने? तो इसका आंसर जो है ना वो सी बिल्कुल सही है। देविका सिहाग ने ये खिताब जीता है, अपने नाम किया है। सो ये है हाल ही मलेशिया। गाइस ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके लिए हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए? तो आप ये वांग यी यानी बांगी तो समझ गए होंगे कि किस देश के हैं विदेश मंत्री। तो ये जो है वो चीन के हैं। अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल आपने सही दिया है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो क्या असम में, नागालैंड, या फिर लद्दाख में? तो अगर आपका आंसर है सी यानी कि आंसर आपने दिया है बिल्कुल सी दिया है तो बिल्कुल आपने सही दिया है। आंसर सी हो जाएगा। सी में 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन हुआ। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो क्या ओडिशा है, महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है? तो बताइए किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो अगर आपका आंसर है बी यानी कि महाराष्ट्र तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। आंसर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है 52 नंबर का हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने डॉलर हो गया है? तो देखिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि हमारा मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, इनकी हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा फॉरेन रिजर्व रेशियो है ना वो भी बढ़ रहा है। इसको फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। वो बढ़ा हुआ तो कितना बढ़ा हुआ है 693। अगर आपने आंसर दिया है सी तो बिल्कुल सही दिया, नहीं 693.62 अरब डॉलर हमारा बढ़ा हुआ है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसने साइन अप इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है? तो वो है तान्या। अगर आपने आंसर दिया है बी तो बिल्कुल सही है। तान्या हेमंत जी ने यह प्रतियोगिता में ये सिंगल खिताब जीता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए हाल ही में सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया है? तो क्या बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में, या फिर ग्रेटर नोएडा में? तो अगर आपका आंसर है सी तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में सैमसंग ने अपना लैपटॉप बनाना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए 55 नंबर का है। क्वेश्चन में क्या है हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहनमाला का निधन हो गया है? तो बताइए उनका नाम क्या था? वो किस राष्ट्रीय वन उद्यान में थी? तो वो राष्ट्रीय उद्यान था, अगर आपने आंसर दिया है सी यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ये जो हाथी थी उनका नाम था मोहनमाला। इनका निधन हो गया जो कि 50 वर्ष की थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में है और ये जो कान्हा नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर काजीरंगा की बात की गई है। काजीरंगा जो आपका मैं आपको बता दूँ काजीरंगा जो है ना वो आपका असम में पड़ता है। असम,
ठीक है, आसाम में पड़ता है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, हाल ही में किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो वो किया गया है, अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर है बी मैनचेस्टर मैड्रिड, तो बिल्कुल सही दिया है मैनचेस्टर मैड्रिड, यानी कि रियल मैड्रिड। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 89वें यानी कि 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो कौन से बने हैं? तो बताइए। एम सुब्रमण्यम, एस रोहित कृष्णा, तो अगर आपने दिया है आंसर बी तो बिल्कुल सही दिया है। एस रोहित कृष्णा को 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है, जो कि भारत के हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अब हमारे जो है ना मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना वो गए हैं, तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। पहले बार ग्राफ आपको दिया गया है, तो बार ग्राफ को हम बहुत ही ईजिली और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे और आप, मुझे उम्मीद है आपको बहुत से अच्छे से समझ आएगा। तो पहले इसको पढ़ लें। जो भी निर्देश अभी जब भी आपके सामने बार ग्राफ आए गाइज, आप कितनी भी जल्दी में हो लेकिन आप निर्देश जरूर पढ़ के जाएं। बिना निर्देश के आप क्वेश्चन को सॉल्व मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए आप, कि यहाँ दिए गए बार ग्राफ में एक कंपनी की आय दर्शाता है। ठीक है, या आय देख रहे हो आप, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, और ये लाख में है, आप इसको भी ध्यान रखें कि इन लाख में है, इन लाख रुपीज़ में है। ठीक है, और इस बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, हम प्रश्न देखते हैं क्या है यहाँ पर। कुछ कंपनी है, जनवरी है या फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये कुछ 5 कंपनियां हैं और इनकी जो इनकम है, देखिए जनवरी में आप देख पा रहे होंगे तो इसकी 7 लाख हो जाएगी, फरवरी में जो है ना वो 5 लाख हो जाएगी। देखिए आप इसको देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल 4 लाख है, नहीं जो फरवरी में बिल्कुल 4 लाख है, इसको बिल्कुल बराबर में है, आप देख पा रहे होंगे इसको। और जो आपकी मार्च में जाएगी वो 8 और 10 के बीच में, तो 8 और 10 के बीच में कौन सा आता है? 9 आता है ना, तो 9 हो जाएगी। वहीं आप अप्रैल में देखेंगे तो ये 10 और 11 के बीच में, 12 के बीच में, तो इसका मतलब 11 हो जाएगी। और ये मई में अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 12 और 14 के बीच, इसके मतलब ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 11 लाख इसकी इनकम हुई। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ये मंथ है। ठीक है, सो क्वेश्चन गाइस दिया गया है कि किस अंतराल में आय ठीक है, जो आय आपकी दी हुई थी कुछ इस तरह से आय दी गई थी, और ये आपकी नीचे जो है ना इस तरह से आपकी कंपनी दी गई हुई थी। ठीक है, कंपनी इस तरह से आपकी दी गई थी, तो उनमें बोला कि निरंतर यानी कंटिन्यू बढ़ोतरी हुई है। किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है? तो देखते हैं, निरंतर बढ़ोतरी हुई। निरंतर बढ़ोतरी का मतलब आप समझिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज 1 तारीख है, कल 2 है और परसों 3 है और 4 है। तो यहाँ निरंतर का मतलब है कि अगर आप 1 से लेकर चलें, कंटिन्यू यानी निरंतर वृद्धि 4 तक हुई है, इसमें किसी भी बीच में यानी कि नीचे अप और डाउन नहीं हुआ है। निरंतर वृद्धि का मतलब है कि शुरुआत से लेकर अंत तक, आगे तक वृद्धि ही हुई है, या फिर कमी पूछी जाए तो शुरुआत से लेकर अंत तक कमी ही होगी, ना कि इसकी वृद्धि होगी। ठीक है, निरंतर का मतलब इसमें बीच में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो हम देखते हैं इसमें कहाँ पर बार ग्राफ में कौन से वो मंथ दिए गए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए जनवरी से आप देखिए, तो जनवरी में जब आप देखेंगे तो जनवरी से या फरवरी में आएंगे तो यहाँ पर जो है ना वो कम हुआ है, इनकम जो है ना वो कम हुई है, ये निरंतर तो नहीं हो सकता। आप मार्च देखिए, मार्च, अप्रैल और मई, मार्च से लेकर मई तक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर हो जाएगा यानी कि मार्च टू मई। आप देखते हैं मार्च टू मई आपके ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ, तो आंसर देखते हैं, मार्च टू मई। हाँ बिल्कुल, आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। आंसर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मार्च से मई, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा है किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है? क्या मतलब है इसका? इन्होंने पूछा गया कि जो बार ग्राफ दिया गया है उसमें ये जो मंथ दिए गए हैं, ये जो मंथ दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा मंथ है इसके पहले, इसके पूर्व मतलब इसके पूर्व माह की आय से अनुपात जो है ना वो अधिकतम रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बार ग्राफ में किस में अधिकतम रहा है। देखिए गाइस, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जनवरी से अगर आप फरवरी में आएंगे, जनवरी से फरवरी में आएंगे तो ये अधिकतम तो नहीं है, इसको अधिकतम तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है। आप फरवरी से मार्च में जाइए, अधिकतम है,
और बहुत ज़्यादा आप खुद देख पाएंगे तो कितना अधिकतम लग रहा है। यहाँ से देखिए ये 4 है, ये 4 लाख थी और ये जो मार्च में है ना वो हुई 9 लाख जाके, यानी कि 4 और -9 तो आप लगभग 5 का अंतर है, 5 लाख का अंतर है। इसमें देखिए आप मार्च से अप्रैल में बहुत ही कम अंतर है ना, और अप्रैल से मई में बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फरवरी से जो मार्च के बीच में अंतर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो फरवरी से मार्च, यानी कि मार्च में अंतर सबसे ज़्यादा है। तो आंसर देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा गया, हाँ अनुपात अधिकतम है तो वो मार्च में। आंसर आप अगर बी देख पा रहे होंगे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। सो गाइस अगला देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा गाइस। मुझे थोड़ी शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, मई की अब बात किसकी हो रही है, मई की। तो मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है। देखो क्या करें आप, पहले आप क्या करें, ऐसे देखिए ये मई है, ठीक है, ये मई है, इन्होंने पूछा है इक्वल्स टू फरवरी, ठीक है, फरवरी की कितनी गुना है, ठीक है, कितनी गुना। तो हम देखते हैं कितनी है, आगे इसको देखते हैं। फरवरी बात करी गई है मई और फरवरी की। आप पहले एक बार ग्राफ में आए, मई और फरवरी, देखिए गाइस मई और फरवरी, जो फरवरी है आप इसको यहाँ पर समझिए, फरवरी में कितनी है 14, 4 लेकर बराबर, और मई में कितना है 13। ये पूछा गया कितना गुना अधिक है। तो आप इसको क्या करें, देखो अगर आप इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 3.5 से करके देख लीजिए, 3.5 से आप करिए। अब 4 पंचे 20 का 0, ठीक है, हासिल कितना लगा 2, 4 तिमा 12, तो ये हो जाएगा 15। ये तो नहीं होगा, ऑप्शन चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका हमने देख लिया 4 और 13 है, यानी कि फरवरी का मई का कितना है तो 13 है, 13 लाख है, और फरवरी का कितना है तो 4 है। ऑप्शन से हम करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका, ठीक है, मई कितना है आपका, यहाँ पर देखिए कितना गुना है, तो ये है मई, 1 मिनट गाइस, मई बराबर फरवरी में जो है ना वो ओनली 4 है, और मई में है 13, ठीक है, बीच में बराबर का साइन करते हैं, ठीक है। आप फरवरी के पास आएंगे, जब फरवरी में अगर आप इस क्वेश्चन कितने गुना है, तो हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 4 दूनी, इसमें आंसर कुछ अजीब नहीं दिया गया हुआ है। देखिए अगर आप 4 दूनी 8 करेंगे तो 2.5 होना चाहिए। अगर आप ऐसे करना चाहें तो देखो 3, 1 मिनट, आप, मेरा पेन नहीं चल रहा है यार, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12 पॉइंट बचा कितना 1, 4 दूनी 8, मतलब 3.2 कुछ बना है, ठीक है। तो 3.2 तो आंसर इसका तो 3.5, यानी कि आंसर ए होना चाहिए। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, इतने ही का हाँ फ़र्क होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप देखें तो देखिए अगर यहाँ पर ये 13 है और 13 को हमें बराबर करना है, 4 से क्या मल्टीप्लाई की जाए कि 13 बराबर हो जाए, तो 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.25 की, तो वही हमारा उसी के बराबर 13 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी की औसत मासिक क्या है। देखिए जब भी आपसे एवरेज पूछा जाए तो क्या करें, जो टोटल आय दी गई हो, टोटल आय को देखें, यहाँ टोटल इनकम कितनी है और कितना ड्यूरेशन है, मतलब डिवाइड बाय टाइम कितना है,
ड्यूरेशन कितना है, तो मंथ कितने, जैसे कि आपको पता है 5 महीने हैं, तो इसमें हम देखते हैं टोटल पहले जोड़ते हैं। यानी मासिक आय पूछी गई है, टोटल सभी की पूछी गई, तो सबको हम जोड़ लेते हैं पहले। आंसर देखिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आप देख पा रहे होंगे फरवरी की जो है ना, वो फरवरी की 7 है, 7 यहाँ पर 4, 11, 11 और हो जाएगी 9, 20, 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 13 हो जाएगा, ये 13 है ना इसका, 31 और 13 44, यानी टोटल हो गया, टोटल आप देखिए हो गया 44। और डिवाइड में कितना रखने के, क्योंकि महीने कितने हैं 5, आप 5 को आप 44 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 5 5 अट्ठे 40, 8 बचा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40, यानी कि 8.8 हो जाएगा। आपका आंसर 8.8 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 8 पॉइंट है, 8.8 है, तो देखते हैं आंसर हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कौन से माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित किया गया है, सबसे कम इनकम किस वर्ष में कंपनी की रही है, तो देखते हैं किस वर्ष में रही है। सबसे कम जो है वो साफ साफ देखो ग्राफ में दिख रही है, वो फरवरी की रही है, आप देख पा रहे हैं फरवरी की रही है, तो फरवरी को हम टिक कर देंगे। देखते हैं फरवरी की सबसे कम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फरवरी, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा, एक निश्चित कूट में जो TWO2 को 3 लिखा गया है एंड FIBE 5 को 4 लिखा गया है, देन E8 EIGHT इसके बराबर व्हाट क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, देखिए आप क्या करें, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप इसको काउंट करिए, टी में किसने कितने डिजिट है, तो कितने हैं, TWO 3 है ना, तो इसका जो है ना वो 3 कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट 5 में जो है ना 4 है, तो इसका 4 हो गया। सो इसमें 8 में गिनिए, आप 8 में काउंट करेंगे तो देखेंगे, आप 8 में काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 हैं, सी बिल्कुल सही है, सी इज़ करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है, आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का है। तो इसका क्या होगा, आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दें, देखिए जो 15 है ना, यानी कि 15, यहाँ पर देखिए आपको 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 15 का स्क्वायर बराबर होता है, इसका होता है 225 होता है, ठीक है, और उसमें प्लस 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 6 हाँ 231 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार आप इसका कर सकते हैं कि 16 का, देखो 16 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना होता है, इसका होता है 256, ठीक है, प्लस इसमें 6 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 5 और 1 6 हो जाएगा और 2 के 2 तो 262 यानी कि 262 आंसर कहाँ पर है, हाँ डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट है। सो अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा इसमें है रीजनिंग का है क्वेश्चन, इसको मैं आपको समझाने को, इसमें बोला कि सभी फूल, आप यहाँ से ऐसे समझिए इसको, जो फ्लावर हैं सभी फूल हैं, यानी कि सभी आ जाएंगे, सभी फूल ट्यूलिप हैं, टी बना दीजिए इसका, ये सभी फूल ट्यूलिप हैं।
और कोई भी जो ट्यूलिप है ना वो सफ़ेद यानी कि वाइट नहीं है, यानी कि ट्यूलिप का वाइट से कोई रिश्ता नहीं है, तो पूरे चांसेस हैं कि जो फूल है ना उनका भी सफ़ेद से कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष में बोला गया सभी ट्यूलिप फूल हैं। अच्छा, ये कथन पहला वाला था और दूसरा निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में क्या बोला गया कि क्या सभी, आप देखिए सभी ट्यूलिप फूल हैं, क्या सभी ट्यूलिप, आप इसको देखिए यहाँ पर, क्या सभी ट्यूलिप, जब भी आपसे पूछा जाए बाहर से मतलब बाहर से अंदर चीज़ अगर सभी के लिए लेके जाए तो जो हमेशा गलत होगा कि मतलब बाहर में कोई चीज़ दी गई, यानी बाहर क्या है ट्यूलिप है और अंदर क्या है फूल है, तो अगर बाहर से अंदर के लिए सभी बोला जाए तो हमेशा वो गलत होगा। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि बाहर से अंदर ही गए ना कि सभी ट्यूलिप फूल हैं, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बाहर से अंदर गए हैं तो सभी ज़रूरी नहीं सभी ट्यूलिप फूल हों, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका पहला गलत हो गया। दूसरा पूछा था क्या कुछ और जब आप अंदर से यानी कि अगर बोलता कि सभी फूल ट्यूलिप हैं, अगर सभी अंदर से अगर बाहर जब भी आते हैं और सभी लगा होता है तो वो हमेशा सही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, फ़िलहाल ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। सेकेंड जो कथन है वो बोलता है कि कुछ ट्यूलिप सफ़ेद हैं, कुछ जो ट्यूलिप हैं, कुछ ट्यूलिप जो है ना वो सफ़ेद हैं, लेकिन यहाँ पर तो पहले बता दिया गया कि सफ़ेद का और ट्यूलिप का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ ट्यूलिप सफ़ेद होंगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या 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 सही है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं करते हैं, केवल एक करता है, नहीं करता, केवल दूसरा करता है, नहीं, एक भी नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ना ही तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, रीजनिंग का है। इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। अच्छा, तो आप देखेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देखिए 36 37 लिखा है। ठीक है। फिर है 41 है, फिर है आपका 50, फिर है आगे आपका 66, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वही आगे इसका रिलेशन आएगा। ठीक है। तो आप इसको देखो ऐसे करके देखें, यहाँ पर करो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, अगर 37 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। फिर गाइस अगला करो 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9, अगर 41 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर आप आगे करें 4 का स्क्वायर, कितना होता है 4 चक्कू 16, 16 अगर 50 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। और वही गाइस अगले आगे टर्म्स चलेगी। अब हमने क्या देखा 2 का देखा, हमने 3 का देखा, हमने 4 का देखा, अब किसका होगा तो 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो अगर हम 66 में यानी कि 66 में 25 को जोड़ेंगे यानी कि, तो देखो कितना हो जाएगा 5 6 11, 1 हासिल लगा, 1 6 2 8 1 9 यानी कि 91। तो इसका आंसर जो है ना वो 91 हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज़ करेक्ट है। गाइस अगला क्वेश्चन है आपके लिए 67 नंबर का। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो देखते हैं, इन्होंने बोला है कि तीसरा अक्षर समूह, तीसरा जो ये वाला जो अक्षर समूह है, तीसरा वाला जो है ना वो इससे इसी प्रकार संबंधित होगा जो दूसरा इससे संबंधित है। तो इसमें देखिए कौन सी ट्रिक लग सकती है। देखिए रीजनिंग तो क्वेश्चन गाइस ऐसे ही होते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। यहाँ पर लिखा है फ्यू, FE और W, इसके जस्ट नीचे आप इसे देखिए G, बाई और H। ठीक है। आप क्या करें, देखो F में इसको क्या कर इधर लेके आए G में, अगर F में आप +2 करेंगे, F में आप +2 करके देखिए FGH आ जाएगा ना। ठीक है। आप W को देखिए, पहले लास्ट देख लेते हैं। W को आप इससे रिलेट करके देख रहे हैं, इसमें प्लस अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा WX बाई, आ गया ना भाई। फिर E का देखिए, अगर E में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो E क्या होता है FG, तो हो गया ना जी, यानी कि 2 जोड़ा गया है। तो हम समझ गए हैं, फिर इसमें भी ऐसे ही जोड़ा जाएगा, यानी कि U वाले में भी हम इसी तरह जोड़ सकते हैं, यानी कि हमारे पास है बाई O और U। तो हम क्या करेंगे, पहले बाई में 2 जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा बाई Z के बाद आता है A, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A। फिर यहाँ पर क्या है, ये बीच से रिलेटेड था और ये इससे रिलेटेड था। अच्छा, O में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या होता है O P और यहाँ पर हो जाएगा Q। ठीक है। और U, अब देखो Q, अब पहले अब हम बीच का देखने की जरूरत ही नहीं ना हमें, Q शुरुआत में है लास्ट में, ये देखिए Q किसमें शुरुआत में किसमें है
तो ये है, आप इसको देखिए सी को आंसर। बीच के निकालने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्ट होता है, ठीक है। अगर निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं कि UVW आ जाएगा, लेकिन अगर आपने देख लिया पहला है Q और लास्ट में है A, ऑप्शन चेक करिए किस में है, तो ये है C में, तो C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, QWA, आंसर C इज करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 80%, मान लिया किसी संख्या, कोई संख्या हमने मान ली है वो है x, ठीक है, x का 80%, प्रतिशत आपको पता है, जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 रखते हैं, बराबर कितना है 63 है। तो उन्होंने पूछा कि भाई संख्या क्या है, ठीक है, हम देखते हैं संख्या क्या है। तो इस संख्या को हम देखते हैं क्या हो सकती है वो संख्या, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए गाइस हमको पता है कि क्या करें हम, x बराबर 63 तो यहीं पर रखते हैं, और इस बार को, इसको जब हम इधर 80/100 को हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 80, ठीक है 80। गाइस यहाँ से रेस करते हैं, हम इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा था, देखा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर था x इक्वल्स टू हमारा आ गया था 63 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। अब इसको काट लेते हैं, कैसे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 से काट लेते हैं, 2 चक्कू 8, और इस पर उसको ऊपर कटेंगे तो इस पर 2 पंचे, ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को इसमें 63 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 तिमा 15, 5 तिमा 15 का 5, ठीक है, 5 तिमा 15, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30 और 1 31, कितना हो गया 31 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड भाग देते हैं, 5 छिक्के 30 यानी कि इक्वल्स टू 6 बचा, 5 4 नहीं, ये 4 है ना, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा रिलीज करते हैं गाइस, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका 7 से, लेकिन ऑप्शन ही शुरुआत नहीं है, इसके मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। देख लेते हैं फिलहाल, 28 बचा कितना 3, ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4 8 32, 8 78 होना चाहिए, 78 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 78 होना चाहिए, पॉइंट कुछ आएगा लेकिन ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, इसके मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, इसका आंसर बिल्कुल अगर नहीं निकल रहा मतलब बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग करके ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर हो जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन ही गलत है या फिर मैं गलत कर रही हूँ, ये मैं गलत तो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, और ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और थोड़ा मुझे टैब में लिखने में भी दिक्कत हो रही है, वरना मैं अच्छे समझाती आपको। फिलहाल क्वेश्चन पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, एक कंपनी में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात जो है ना वो 5:4 है, ठीक है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती है तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात ही पूछा गया है तो डायरेक्ट हम अनुपात ही निकाल लेंगे। और देखो इंक्रीजमेंट, जब भी आपसे वृद्धि की बात करें ना तो आप वृद्धि को वृद्धि में मत लिखें, यानी कि 100 से कंपेयर कर लें। तो जैसे कि 16 बोला गया है तो आप 16 ना लिख के आपको उसको 116 लिखें तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आएगा, क्योंकि ये ट्रिक बहुत अच्छी होती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 5, ये है 5x, ठीक है, और इसमें बोला गया कि 16% महिलाओं में वृद्धि हुई तो 116 कर दीजिए, 116/100 किस पे वृद्धि हुई है 100 पर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 4, यानी कि 4 ये हो जाएगा आपका x, कितना यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ पर हुई है 115 की, ठीक है, बटे में आपका आ जाएगा, बटे में आपका कितना हो जाएगा 100। अब 100 से 100 कट जाएगा ना, क्योंकि बराबर में है, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब 5 से काट लेते हैं, ये जो 5 है ना इससे काटते हैं, 5 एकन 5, यहाँ पर 115 है ना तो इससे काटे, देखो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 आ गया। अब यहाँ पर ये 4 है, अब 4 से 16 कट जाएगा ये वाला, 4 दूनी 8 और 4 नीमा 36, तो कितना हो गया 29 और 23 बचा ना, कुछ तो बचा नहीं, और देख लीजिए आप कुछ बचा है काटने के लिए, नहीं। अब ये 29, ये जो 29 अनुपात 23 क्या कटेगा किसी से, नहीं कटेगा ना। तो देखिए 29 अनुपात है कहीं, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं गाइस, अगला है आपके लिए क्वेश्चन ये है, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। तो पहले हम देखते हैं अमन
उसकी आय कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस देखिए पहले हम लिख लेते हैं आय को, आय, फिर उसका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, फिर उसकी सेविंग यानी कि उसकी सेविंग कितनी है। ठीक है, अगर उसकी आय हम मान लेते हैं 100 है, तो उसने खर्च कितना किया है उसका, वो कह रहा है कि हमने 74 खर्च किया है। अब 100 का 74% तो 74 ही होगा ना, बचेगा कितना, तो बता 100 में से 74 निकालें कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 6, फिर 9 में से 7 गए 2 यानी कि 26 बचेगा आपका। फिर आगे कह रहा है कि यदि उसकी खर्चे यानी कि व्यय में 30% बढ़ा दिया जाए, खर्चा उसका कहाँ है, हमने क्या एक्सपेंडिचर में लिखा है 74, अगर 74 में 30% यानी खर्चा 30% बढ़ जाए, अब 100 का मत बढ़ा दीजिए, आप खर्चा उसका बढ़ाइए, यानी कि 74 जो है ना, जो 74 आपका है यहाँ पर लिख देते हैं, 74 का आप 30% बढ़ाइए। 30% मैंने अभी क्या कहा था, अगर बढ़ा हुआ है तो उसको 130 कर दीजिए। ठीक है, मैंने 113 कर दिया यहाँ पे, इसको रीज करती हूँ मैं। हाँ, इसको 130 लिखना है क्योंकि 30% बढ़ी हुई है, 130 लिख दीजिए। जब भी बढ़ा हुआ है तो आप 100 से कंपेयर करके उसको उस 100 से आगे बढ़ कर दें। ठीक है, आप काट लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 0 0 कट जाएगा, और 2 से फिर काट लीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 तीमा 6 और 74 है ना ये, हाँ, और 2 सत्ते 14 7 37 इंटू 13। अब 37 इंटू 13 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 13 एक कम 13, ये हो जाएगा आपका, मैं सीधे आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, 91 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक तो पेन नहीं चल रहा है मुझसे, एक मिनट गाइस। सो यहाँ पर गाइस लाइट चली गई हमारे यहाँ की। हाँ, तो मैं आपको, आप मल्टीप्लाई करते रहना, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ क्या है कि 37 अब जब 13 के मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब 3 से, क्योंकि नीचे 3 बचा है ना, नीचे कितना बचा है, नीचे 4 बचा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है ना वो इसका टोटल आ जाएगा। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको जाएगा खर्चा 96 आएगा, 96 पॉइंट। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ज़रूर कर लेना, मल्टीप्लाई बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, थोड़ा आप इसको लाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसका ये आगे कह रहा है कि उसकी जो सेविंग में वो 25% बढ़ाता है, तो 26 का 25% बढ़ाइए आप। 26 में आप जब 26 में आप 25% बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं, तो फिर वही करिए 26 इंटू, आप 25 मत लिख दीजिएगा, आप कर दिए 125, 125/100। ठीक है, अब फिर काट लीजिए, देखो 25 चक्कू 100 होते हैं, और ऊपर देखिए 25 पंचे 125। अब जब इसका 26 का 25 में गुणा करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जाके 32.5। ठीक है, तो मैं गुणा भी करूँगी तो टाइम लगेगा काफ़ी, तो ये आपको हो जाएगा 32 यानी कि 32.5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उसकी आय आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताइए, आप बताइए, क्योंकि अब उसका खर्चा बढ़ गया, और खर्चा पता लगा कितना बढ़ गया, उसका टोटल हो गया 96.2, और इसका जो सेविंग जो है ना वो उसकी इतनी बढ़ गई। अब जिसको जोड़ लीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 हो गया, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। 1 मिनट, 12, आप इसको 12 और 9, हाँ 12 ही हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब पहले उसकी इन्होंने पूछा क्या गया है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब डायरेक्ट जो हमने 100 ही माना था, वैसे आप निकाल सकते हैं, वैसे तो आंसर निकल ही आया है, मैं फिर भी निकाल दूंगी मैं आपके लिए। देखिए, पहले उसकी आय थी 100, अब कितनी हो गई 128.7, तो वृद्धि कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 28.7 की। और किस पर वृद्धि हुई है, तो वो वृद्धि हुई है 100 पर, क्योंकि पहले उसकी 100 थी। अब इंटू कर दो 100, 100 से 100 गया, वृद्धि कितनी हुई, तो 28.7 ना, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है ना, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 28.7, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला आपके लिए है, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घंटा नहीं घटा है, मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, किसी बस की जो चाल है, मान लिया कोई बस है, ठीक है गाइस, कोई बस है, ठीक है, इसको बस मान लेते हैं, ये बस है, इसकी जो चाल है ना वो पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बिना ठहराव के घंटे को छोड़ दें। और फिर कहता है, दूसरा कहता है कि ठहराव के समय को अगर मिला लें तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर उसके टाइम को मिला लें
तो हो जाएगा दूसरी बार जब सेकेंड टाइम चलेगी, यानी कि जब उसको मिला के चलेंगे उसके ठहराव को, तो ये कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आर हो जाएगी। तो पूछा क्या गया है कि बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या करें, पहले आप उनकी चाल में डिफरेंस निकाल लें, यानी कि डिफरेंस इक्वल्स टू डिफरेंस जो है ना स्पीड में डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 60 पहले थी, 42 बाद में हुई, तो कितनी बचा, कितना हुआ 8, 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी चाल में डिफरेंस आया। अच्छा गाइस, अब एक बात बताइए आप, जब एक बस 60 किलोमीटर, थोड़ा सोचने की कोशिश करना, 60 किलोमीटर 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अगर एक बस 60 किलोमीटर 60 मिनट में चलती है तो वो 1 मिनट में कितनी देर चलेगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर बराबर कितने मिनट में चलेगी ना, 1 मिनट में ना। बताइए आप थोड़ा सोचने की कोशिश करें, जब मीटर 60 मिनट में चलती है तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलेगी। अब बताया गया यहाँ पर 60 किलोमीटर, तो सॉरी 18 किलोमीटर पूछा क्या गया आपसे, देखिए यहाँ पर देखिए 18 किलोमीटर, डिफरेंस कितना आया आपका, डिफरेंस जो आया है वो 18 है। तो अब बताइए 18 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, तो डेफिनेटली अगर 1 किलोमीटर 1 मिनट में चल रही है तो 18 किलोमीटर 18 मिनट में चलेगी। ठीक है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 18 मिनट के लिए रुकती है। आंसर इसका जो है ना वो बी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट है। सो क्वेश्चन गाइस अब इंग्लिश के स्टार्ट हो गए हैं और इंग्लिश मेरा जो है ना सब्जेक्ट बहुत प्यारा है। सो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। जो आइटम्स दिया है गया नीचे है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। तो आइटम्स क्या है, टू ब्रेक लूज। टू ब्रेक लूज का मतलब होता है टू, इसका जो आंसर हो जाएगा वो टू स्कैप हो जाएगा। आंसर जो है ना टू स्कैप, यानी कि उसका अगर कहेंगे ब्रेक लूज तो इससे धोखा देना, तो ब्रेक लूज मतलब टू एस्केप। आइटम्स का मतलब ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक में। जो यहाँ पर देखिए क्या है, दिस एंटीक्वी स्कल्पचर इज़ इंडीड, यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें शो नहीं किया गया है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, कैसे हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो इसके जो इंडीड के आगे क्या आएगा, यानी कि दिस एंटीक्वी स्कल्पचर इज़ इंडीड, तो क्या हार्मलेस, हेल्पलेस, प्राइसलेस, एंडलेस। मैं इसका मतलब बताती हूँ। दिस एंटीक्वी स्कल्पचर, इनकी ये जो मतलब ये जो पुरानी या कहें तो मतलब बहुत ही पुरानी जो स्कल्पचर है वो इंडीड बहुत ही कैसी है, प्राइसलेस, यानी कि अमूल्य है। ये जो है ना बहुत ही अमूल्य है, तो प्राइसलेस मतलब होता है अमूल्य। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कोई स्कल्पचर है वो हार्मलेस कैसे हो सकता है, हेल्पलेस कैसे हो सकता है, एंडलेस मतलब समाप्त कैसे हो सकता है, तो प्राइसलेस मतलब होता है अमूल्य, अमूल्य जरूर हो सकता है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला है आपके लिए, एंटोनिम्स पूछा गया है कि एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्रिप्स का एंटोनिम बताइए। तो क्रिप्स मतलब होता है, आप जब हम कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो क्या कहते हैं, यानी क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये चिली पोटैटो वगैरह क्या कहते हैं, क्रिस्पी हैं बहुत। तो क्रिस्पी मतलब होता है कुरकुरे, क्रिस्प मतलब होता है कुरकुरा, बहुत ही करकराहट वाला है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा बहुत ही कोमल है, तो कोमल का कहते हैं टेंडर। फ्रेश नहीं कहेंगे, रोटन नहीं कहते हैं, रोटन मतलब सड़ना होता है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे बहुत ही कोमल है। कि कुरकुरे का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, तो हो जाएगा टेंडर मतलब कोमल। आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइज अगला है, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, सॉरी, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो यहाँ पे लिखा है ब्यूरोक्रेसी, स्कैवेंज, वॉरियर, इनहेरिटेंस। इसमें पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो करेक्ट इसमें कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, जो इनहेरिटेंस है वो तो गलत है ही है। इनहेरिटेंस जो है ना, वो इनहेरिटेंस की स्पेलिंग में जो ये यहाँ पर ई है ना, यहाँ पर ए आना चाहिए था। हाँ, इनहेरिटेंस तब हो जाएगा। फिर वॉरियर, वॉरियर तो बिल्कुल गलत है, आप समझ ही गए होंगे। वॉरियर जो है ना यहाँ पर ओ, देखिए वॉरियर की स्पेलिंग जो होती है WARRIOR, ये होता है वॉरियर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। स्कैवेंजर भी गलत है। कैसे गलत है, तो यहाँ पर जो है ना वो इसके बेंच में यहाँ पर ई आएगी ना कि ए आएगी। स्कैवेंजर की जो स्पेलिंग होती है SCABEENGE, स्कैवेंज। और ब्यूरोक्रेसी में देखिए BURE,
हाँ, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल कहीं पे मिस्टेक नहीं है यहाँ पर। आंसर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट है। 75 ने नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, फिर भी एंटोनिम्स पूछा गया है। इसका रिन, आर जो रिन होता है ना, REGN, रिन, तो इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो रिन का मतलब होता है जैसे कि बहुत ही अपने आप को ऊंचा दिखाना, मतलब एक लेमन टर्म्स में अगर आप बात यूज़ करें कि जैसे कि आपका कोई दोस्त है या फिर कोई आपका रिलेटिव है, अपने आप को बहुत ही मतलब अपना प्राउडली दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रेन बहुत ही स्पेसिफिक ना वो कर रहा है कि वो हम शासन, हम ही जो भी हैं हम ही हैं शासन करना। तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई इंसान जो है ना बहुत ही झुक जाता है, मतलब झुका हुआ, तो झुका हुआ मतलब हो जाएगा उसका ईल्ड, ठीक है। तो इसका जो बी हो जाएगा, रीज़न मतलब होता है शासन करना, और बी मतलब होता है वो ईल्ड मतलब होता है झुकना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैनेज नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा और गवर्न बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस दिस इज़ ऑल टुडेज़ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ आए होंगे और मैथ के क्वेश्चन को आज आपको मैंने पढ़ाया है। गाइस आप अच्छे से इनको पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। मैंने बहुत ही आसान समझाने की कोशिश आपको की है, अभी शुरुआत है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, आगे से भी बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी अपनी पूरी। और गाइस जो भी आपका स्कोर रहा हो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, फॉर द बेस्ट।